Hello students, I am Dr. Kavita Gautam, सह आचार्य गृह विज्ञान विषय की राजकीय कन्या महाविद्यालय चौमू। बच्चों, बीए प्रथम वर्ष में जिन छात्राओं ने गृह विज्ञान विषय लिया है, मैं उन छात्राओं को गृह विज्ञान विषय के द्वितीय पेपर का पाठ्यक्रम से परिचय करवा रही हूँ। ये पाठ्यक्रम आपको राजस्थान विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगा, लेकिन मुझे मालूम है कि हमारे बच्चों के में बहुत सौ के पास तो नेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है, और जिनके पास सुविधा उपलब्ध भी है वो फेमिलियर नहीं है कैसे वेबसाइट पे जाकर ये करना है। कोरोना काल में आपके लिए बाजार से इसे क्रय करना भी थोड़ा कठिन है, इसलिए मैं आपको पाठ्यक्रम का परिचय करवा रही हूँ। हमारे गृह विज्ञान विषय में प्रत्येक वर्ष में 2 पेपर होंगे, जैसे सब विषय में होंगे, जो भी आप विषय ऑप्शनल चुनते हैं। तो गृह विज्ञान विषय में भी 2 पेपर होंगे। बीए प्रथम वर्ष में जो द्वितीय पेपर है वो हमारा आहार एवं पोषण विज्ञान का है। इसे हम फूड एंड न्यूट्रिशन का पेपर भी बोलते हैं। आज मैं आपको उसी के विषय में बता रही हूँ। स्टूडेंट्स, ये देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है कि सबसे पहले तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो विषय है इसके पूर्णांक 50, मतलब आपका जो सैद्धांतिक पेपर है, इसमें 2 हिस्से होंगे, आपके प्रायोगिक होगा और सैद्धांतिक होगा। तो सैद्धांतिक पेपर आपका 50 अंकों का है। इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य यह रहा है कि इस विषय के अध्ययन करने के पश्चात आप लोगों को मालूम होगा भोज्य समूह कौन कौन से हैं, कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं। पोषक तत्व जैसे कि हमारा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा इत्यादि, विटामिन, मिनरल वगैरह। हमारा मूल उपापचयन क्या होता है? उपापचयन मतलब मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म हमारे शरीर के अंदर कुछ उपापचयन या मेटाबॉलिक क्रियाएं सदा चलती रहती हैं। हमारे शरीर के अंदर कोशिकाओं के अंदर निर्माण भी होता है, विघटन भी होता है, पुरानी चीजें मृत होकर सिस्टम से हट जाती हैं, नई बनती हैं। ये सारी प्रक्रिया जो होती है इसे हम उपापचयन कहते हैं, मतलब पुराने का नष्ट होना, नए का बनना, चय अपचय कहलाता है। और ये क्रिया होती है उपापचयन की। तो मेटाबॉलिज्म जो है उसके विषय में हम पढ़ेंगे। और इसके अतिरिक्त मानव में पोषण कैसे होता है, कैसे हम आहार ग्रहण करते हैं, आहार का पाचन तंत्र में जाकर कैसे उसका रूप परिवर्तित होता है, कैसे वो अवशोषित होता है, ये सब जानकारी भी हम इस विषय में लेंगे। और इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि हम स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त भोजन का चुनाव करने में सक्षम होंगे। इसके अतिरिक्त आप लोग भोजन पकाने के विभिन्न तरीकों के विषय में भी हम जानकारी लेंगे, अध्ययन करेंगे। सबके घरों में भोजन बनता है, लेकिन पौष्टिकता की दृष्टि से कौन सा तरीका उपयुक्त है, किस तरीके के क्या फायदे हैं। कभी कभी हमें फैंसी कुकरी भी करनी पड़ती है, त्योहार पर सबका ध्यान भी रखना पड़ता है, हमारी कुछ सांस्कृतिक आवश्यकताएं होती हैं उनकी पूर्ति भी करनी पड़ती है। लेकिन इन सबको ध्यान में रखते हुए हम कैसे अपने भोजन का प्लानिंग करें, ये हमारे को इस विषय के बाद जानकारी हो जाएगी। फिर इसके अलावा जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाएं जैसे शैशव अवस्था में बालक को क्या चाहिए, कितना चाहिए, क्यों चाहिए,
शैशवावस्था, बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, कौन सी अवस्था में सबसे अधिक भोजन चाहिए, किस अवस्था में हमारी पौष्टिक तत्वों की या ऊर्जा की मांग कम हो जाती है, ये सारी जानकारी, विभिन्न रोग जो हम घर में रहकर जब कोई भी व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसके आहार में कैसे परिवर्तन करना चाहिए, क्या पथ्य उसको देना चाहिए, ये सब जानकारी देना इस विषय अध्ययन का उद्देश्य है। अब देखिए, हमारा जो संपूर्ण पाठ्यक्रम है वो 3 यूनिट में विभाजित है और जब आपका प्रश्न पत्र आएगा तो उसमें आपको तीनों यूनिट में से प्रश्न को लेना आवश्यक होगा। एक प्रश्न प्रत्येक यूनिट में से लेना आवश्यक होता है, बाकी 2 प्रश्न आप किसी भी यूनिट से ले सकते हैं। इस तरह से इस पाठ्यक्रम का विभाजन हुआ है। प्रथम यूनिट के अंदर पहला जो हमारा वह टॉपिक है वो है आहार और पोषण, फूड एंड न्यूट्रिशन। मतलब क्या है ये फूड एंड न्यूट्रिशन? कोई भी विषय हम पढ़ते हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि ये जो शब्द हैं इनका अर्थ क्या है, क्या इनका महत्व है। तो यही हम इस विषय में जानकारी लेंगे कि आहार हम किसे कहेंगे, पोषण हम किसको कहेंगे, इनकी परिभाषाएं, फिर हमारे 5 मूल भोज्य समूह की जानकारी दी जाएगी आपको। मूल भोज्य समूह 5 जो होते हैं, जैसे कार्बोज का है, ऊर्जा से संबंधित होता है, प्रोटीन से संबंधित होता है जिन्हें हम कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड, वसा से संबंधित होता है, ये भी हमें ऊर्जा प्रदान करती हैं। इसके अलावा हमारे पास में है मिनरल्स और विटामिन्स का। अब इनको हम किस तरह से भोज्य समूह में बांट लेते हैं कि जैसे ऊर्जा देने वाले आहार होते हैं अनाज वगैरह, प्रोटीन वाले फूड होते हैं जो कि दालें वगैरह, जैसे दाल है, मांस मछली है, ये होते हैं। तो इस तरह से अलग अलग भाग जो भोज्य समूह बांटे हुए हैं, अनाज, दाल, दूध और दूध से बने पदार्थ, वसीय पदार्थ, फल सब्जी इत्यादि, ये हमारे 5 भोज्य समूह बने हुए हैं। इनकी जानकारी हम लेंगे। संतुलित आहार क्या होता है? बेटा, आहार लेना एक अलग बात होती है और संतुलित मतलब सब चीजें बिल्कुल सही अनुपात में हो, जो व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, उसका उपयुक्त विकास कर सके। फिर दूसरा टॉपिक जो है उसमें हम पढ़ेंगे भोजन के कार्य। भोजन के कार्य क्या क्या होते हैं? हम आप कहेंगे भोजन तो हम सब खाते हैं, कभी आपने बैठ के सोचा है कि इसका क्या क्या कार्य होते हैं? पहला आप कहेंगे, सबसे पहला आपके मन में आएगा भूख शांत करना, भूख शुद्धा जिसे हम कहते हैं, और एक संतुष्टि का आभास होना चाहिए। एक तो पेट भरना होता है, एक संतुष्टि का मतलब संतुष्टि का भाव होना भी आवश्यक होता है। भोजन के कुछ मनोवैज्ञानिक कार्य भी होते हैं। मनोवैज्ञानिक कार्य से मतलब क्या है बच्चों? कि हमारे को भोजन तृप्त करना चाहिए। हमारे को कई बार हमारा मूड खराब होता है तो हमारे मूड को बेहतर बना देता है। अगर हमारे अंदर कोई डेफिशिएंसी रहेगी तो उसका भी हमारे अंदर मनोवैज्ञानिक, क्योंकि जो भी हमें शारीरिक व्याधा होती है, कोई सब तकलीफ होती है, उसका हम पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी पड़ता है। इसी तरह से भोजन के कुछ सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कार्य भी है। समाज में हम लोग भोज में जाते हैं, पार्टीज होती हैं, शादी विवाह होता है, कुछ भी होता है तो हम एक दूसरे से मिलते हैं। तो और कहाँ पर होता है ये सब? भोजन के माध्यम से। सामाजिक कार्य भी होता है, आर्थिक महत्व भी होता है। भोजन का कार्य जो होता है कि जिस व्यक्ति का जो आर्थिक स्तर होता है उसके अनुरूप ही उसको भोजन दिया जाता है, तो वो उसका आर्थिक कार्य भी होता है। और भोजन करने के पश्चात ही व्यक्ति अर्थ उपार्जन के लिए सक्षम हो पाता है। इसी तरह से सांस्कृतिक महत्व भी होता है। हर संस्कृति का भोजन अलग अलग होता है और ये संस्कृति के भोजन होते हैं कि वहाँ का जो वातावरण होता है, वहाँ की जो जलवायु होती है, उसके अनुसार हर सांस्कृतिक समूह में भोजन का अपना अलग महत्व होता है। भोजन को देख के हम अंदाजा लगा देते हैं कि ये व्यक्ति बंगाली है या ये
तमिल का रहने वाला है। तीसरा जो हमारा है टॉपिक, वो निम्न विषयों के क्या क्या कार्य हैं, उनके स्रोत क्या है और उनकी दैनिक आवश्यकता क्या है। इसमें हम विभिन्न पोषक तत्वों के विषय में अलग अलग अध्ययन करेंगे। पोषक तत्वों को बेटा दो वर्गों में बांटा हुआ है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स या इनको कहते हैं वृहत न्यूट्रिएंट्स। इसको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब बड़े से, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो हमारे शरीर में अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। इनमें है 3, कार्बोस ऊर्जा प्रदान करने वाले, प्रोटीन हमारे शरीर में निर्माण का कार्य करने वाले, और वसा ये भी हमें ऊर्जा प्रदान करता है। अगला टॉपिक जो है इसी में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मतलब वो पोषक तत्व जो हमें हमारे शरीर में बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है। लेकिन बेटा ये मत समझ लेना कि कम का मतलब इनका महत्व कम है, इनका महत्व भी बहुत अधिक होता है। ये हमारे हेल्दी रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए अति आवश्यक होते हैं ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। लेकिन इनकी बहुत कम मात्रा में हमारे शरीर को आवश्यकता होती है, लेकिन वो कम मात्रा अत्यधिक आवश्यक होती है, इसलिए इन्हें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। जिनमें है खनिज तत्व जैसे कैल्शियम, आयरन, आयोडीन, फ्लोरीन इत्यादि, विटामिन, विभिन्न प्रकार के विटामिन, विटामिन ए, बी, सी, डी, के इत्यादि। विटामिन को 2 श्रेणी में बांटा गया है बेटा। एक तो जल में घुलनशील, हमारे विटामिन जो होते हैं, कुछ विटामिन तो जल में घुल जाते हैं, जैसे विटामिन बी समूह है, विटामिन सी है, ये बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, हम जो भोजन ग्रहण करेंगे उसमें हमें मिल सकता है। लेकिन ये जल में घुलनशील है, तो अगर पकाने के तरीके पर, तैयार करने के तरीके पे ध्यान नहीं दिया तो हम इसको जल के साथ फेंक भी देंगे, हम इनको वेस्ट कर देंगे। तो यही सीखने की बात है इस विषय में। दूसरे विटामिन जो होते हैं वो होते हैं वसा में घुलनशील, जैसे विटामिन ए, डी, ई और के। ये वसा में घुलते हैं, तो ये जब हम कोई भोजन ग्रहण करते हैं उसके साथ जो हम वसा लेते हैं या उसके अंदर घुलकर ही अवशोषित हो सकते हैं। और इनको अगर हम इनको लेना चाहते हैं, इनका लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में वसा की भी आवश्यकता होती है। जल का भी हमारे भोजन में अत्यधिक महत्व है, ये भी हम इस विषय में पढ़ेंगे। ऊर्जा उपापचयन, एनर्जी मेटाबॉलिज्म, मैंने आपको बताया था उपापचयन क्या है। हमारे शरीर के अंदर कुछ विघटन का कार्य होता है, कुछ निर्माण का कार्य होता है। तो ऊर्जा, कोई भी चीज जो हम पोषक तत्व हम ग्रहण करते हैं उसका कैसे मेटाबॉलिज्म होता है, हमारे शरीर में जाके कैसे हम भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, कैसे वो ऊर्जा में परिवर्तित होती है, ये सब हम इस विषय में पढ़ेंगे। ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं, मैंने आपको जैसे भी बातों में तुम्हें बता दिया, कार्बोस और वसा है, इसके विषय में हम विस्तृत जानकारी लेंगे। फिर आधारीय उपापचयन दर क्या होती है, हर अवस्था, हर व्यक्ति, बहुत सारे कारकों से हमारी उपापचयन मतलब ये जो हमारे निर्माण विघटन का कार्य हो रहा है शरीर के अंदर, वो किस दर से हो रहा है, किस रेट पे हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट, BMR। BMR शब्द को बहुत अच्छी तरह याद कर लेना। तो बेसिक मेटाबॉलिक रेट ये निर्धारित करेगी हमें कितने ऊर्जा की आवश्यकता है, कितने कौन से पोषक तत्व की आवश्यकता है। तो हमारी आधारीय उपापचयन दर बहुत महत्वपूर्ण होती है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हम इसके विषय में जानकारी लेंगे। और इसको BMR को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। द्वितीय यूनिट के अंदर हम अध्ययन करेंगे आहार नियोजन, इसको हम कहते हैं मील प्लानिंग, मतलब आहार की हम कैसे प्लानिंग करें जो सबके लिए वो फ्रूटफुल हो, सबके लिए उपयोगी हो। इसका महत्व क्या है, क्यों हम प्लानिंग करना सिखाते हैं, इस प्लानिंग करने से हमें क्या लाभ होगा, मील प्लानिंग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। बेटा एक तो आपने भोजन ऐसे ही कर लिया, एक आप देखिए आपके घर में कोई विशिष्ट मेहमान आते हैं तो आप की योजना बनाते हैं ना कि भोजन देखने में आकर्षक भी होना चाहिए, पौष्टिक भी होना चाहिए, सुपाच्य भी होना चाहिए, स्वादिष्ट भी होना चाहिए। ये सब हमारे आहार नियोजन के अंदर शामिल होते हैं।
भोजन ग्राह्यता मतलब हम फूड इनटेक, हम जो भोजन लेंगे उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। इसको आप बहुत सरल शब्दों में मैं समझाऊं तो ये है, जैसे कि आपने घर में भोजन बनाया, कुछ नहीं, मुझे ये पसंद नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा, आप बड़े बेदिली से खा रहे हैं। फिर आपने जो भोजन ले रहे हैं उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। सामने आपके परोसे हुए भोजन देखते ही किसी का मन कर जाता है, किसी का मन खत्म हो जाता है खाने के लिए। तो फूड इनटेक को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, और जो फूड हमने ले लिया है उसको हमारा शरीर कितना ग्रहण करता है, ये भी इसके अंदर सम्मिलित होगा है। फिर हम इसमें देखेंगे एक वयस्क पुरुष, सामान्य पुरुष और महिला के लिए आहार तालिका क्या होती है, कौन सी चीज कितनी लेती है। बेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा, आप लोग इसको रेगुलर पढ़िएगा। सामान्य पोषण क्या होते हैं और निम्न अवस्थाओं के लिए हमें पोषणात्मक आवश्यकता क्या क्या होती है, ये किसके ऊपर निर्भर करती है। हमारी शारीरिक मांग क्या है, कोई समस्या है क्या, हम आहार्य निर्देश क्या देंगे। जैसे गर्भावस्था, गर्भावस्था में स्त्री के शरीर के अंदर, उसके गर्भाशय के अंदर एक और नवीन जीवन का निर्माण हो रहा होता है। उसे अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता है, अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता है। उनकी पूर्ति हम कैसे करेंगे, कौन से पौष्टिक तत्व की मात्रा कितनी अधिक बढ़ जाती है उसकी आवश्यकता। धात्री अवस्था बालक को जब माँ दूध पिलाती है, स्तनपान कराती है, तब भी उसे अतिरिक्त, बल्कि गर्भावस्था से भी ज्यादा उसको धात्री अवस्था में आवश्यकता होती है पौष्टिक तत्वों की। शैशव अवस्था बालक जब जन्म से लेकर 2 वर्ष तक का होता है, उस अवस्था में बच्चा दूध, आरंभ में केवल दूध ही ले सकता है, और स्तनपान सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है, सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है बालक के लिए। ये सब हम इसमें अध्ययन करेंगे। और जब स्तनपान या दूध के माध्यम से केवल बालक की आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती, तो हम उसे पूरक आहार देना शुरू करते हैं, तो उसके विषय में हम अध्ययन करेंगे। पूर्वशालीय बालक मतलब जब बच्चा स्कूल जाने लगे, शाला जाने लगे, उससे पहले वाला बालक। शाला हम मानते हैं जब से फॉर्मल एजुकेशन होती है, मतलब प्रथम कक्षा में। तो पूर्वशाला बच्चे जब आजकल प्ले स्कूल में जाते हैं, किंडरगार्टन में जाते हैं, वहां के बालक के बारे में हम अध्ययन करेंगे। स्कूल जाने वाले बालक के बारे में, किशोरों के विषय में। किशोर अवस्था होती है हमारी 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक। ये हमारे जीवन का वो काल होता है जब अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, पूरे जीवन में जितनी नहीं होती उससे अधिक किशोर अवस्था में होती है। वयस्क मतलब एक युवा व्यक्ति, और वृद्ध लोगों के विषय में हम विभिन्न अवस्था में कैसे पौष्टिक तत्वों की मांग घटती है, बढ़ती है, क्या परिवर्तन आते हैं, क्यों परिवर्तन आते हैं, और उनकी हम कैसे पूर्ति कर सकते हैं, ये सब हम विषय में पढ़ेंगे। फिर हमारा तृतीय यूनिट है, इसमें हम अध्ययन करेंगे उपचारात्मक पोषण का। उपचारात्मक मतलब आपको नाम से पता चल रहा है कि अगर कोई रोग हो गया है तो रोग में हम ऐसा भोजन दें जो उसके रोग को, उसके उपचार में मदद करे। तो हम सामान्य आहार में क्या परिवर्तन करें जिससे वो उपचारात्मक आहार में परिवर्तित हो जाए। ये कौन कौन से तरीके हम अपनाएंगे, क्या परिवर्तन करेंगे। निम्न का पोषणात्मक प्रबंधन, जैसे ये उपचारात्मक है तो कोई समस्या होगी, जैसे वजन बहुत ज्यादा, कोई व्यक्ति मोटा है तो उसका वजन सामान्य करने के लिए क्या करेंगे। किसी व्यक्ति का वजन सामान्य से बहुत कम है तो उसको नॉर्मल बनाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं पौष्टिक तत्वों की दृष्टि से। फिर हम देखेंगे रोगों में पाचक नाल के रोग, जैसे कि हमारी पाचक नाल हो गई हमारी जो पाचन से संबंधित है, हमारे डाइजेशन से संबंधित है। इसमें है अपच, दस्त और कब्ज। फिर एक सामान्य समस्या जिससे हम सब पीड़ित होते रहते हैं, ज्वर या फीवर जिसको हम कहते हैं। और हमारा अंतिम यूनिट जो होगा वो है जन स्वास्थ्य। तो जन स्वास्थ्य क्या होता है, मतलब
पूरी हमारे आसपास हमारी कम्युनिटी जो है उसके स्वास्थ्य के बारे में सोचना, उसका प्रबंधन करना, उसका महत्व क्या है। बेटा जब किसी देश में या किसी परिस्थिति में जब कोई बहुत विकट परिस्थिति आती है तब इन चीजों का महत्व पता चलता है। जैसे कहीं अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया और उन सब का बहुत घातक परिणाम हुआ जनता के ऊपर, तब इस विषय पर ध्यान देना आवश्यक किया। देखा जैसे आपने कभी अफ्रीका सोमालिया के बच्चे देखे होंगे, बिल्कुल सूखे हुए, हाथ पैर बिल्कुल कृशकाय और पेट निकला हुआ। तो ये सब समस्याओं को देखते हुए पूरी कम्युनिटी का ध्यान रखना होता है। इसमें महत्वपूर्ण है प्रोटीन और वसा का कुपोषण, इसको कहते हैं प्रोटीन एनर्जी डेफिशिएंसी जिसको कहते हैं। अगर प्रोटीन और वसा की डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है और उसको हम कैसे उपचार कर सकते हैं। रक्त अल्पता ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। हमारा रक्त जो है, हमारा हीमोग्लोबिन का स्तर जो है वो जैसे महिलाओं के अंदर, वयस्क महिला के अंदर 12 से 15 मिलीग्राम के करीब होना चाहिए। अगर ये से कम होता है तो रक्त अल्पता हो जाती है। जिन बच्चियों को मासिक स्राव में बहुत ज्यादा रक्त निकल जाता है उन्हें भी अक्सर इस समस्या से जूझना पड़ता है। हम इसके विषय में फिर विटामिन की कमी, जैसे कौन से विटामिन की कमी से क्या समस्या हो जाती है। जैसे विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाती है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। क्यों हमारे शरीर के लिए विटामिन महत्वपूर्ण है और इनकी कमी से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है और उनका हम उपचार कैसे कर सकते हैं। अब बच्चों मैंने आप लोगों को ये जो राजस्थान यूनिवर्सिटी में अपने को सिलेबस जैसे इन्होंने दिया है पब्लिश किया हुआ, ये भी मैंने आपको दे दिया। अगर आप लोगों में से कोई भी बच्ची इंग्लिश मीडियम की है, वो इंग्लिश में इसको पढ़ना चाहती है या एक्चुअल क्या है, मैंने उसको आपको जो अभी तक बताया था वो इसका ट्रांसलेटेड फॉर्म बताया था सरल भाषा में, लेकिन जो मेन ओरिजिनल है वो भी मैंने आपके लिए ये रख दिया है। आप यहाँ पर अपने वीडियो को रोककर इसको नोट कर सकते हैं। अगली कक्षा में हम इस विषय का अध्ययन आरंभ करेंगे। ओके बच्चों, बाय। बहुत जल्दी हम वापस मिलेंगे।